Hello my dear student, I am धर्मेंद्र सिंह डोडिया and you are most welcome to my YouTube channel Easy to Learn. Easy to Learn बोले तो the simplest way of learning. Guys, मैं आज आप सभी के लिए मोडाल हेल्पिंग वर्ब पर वीडियो लेक्चर बनाकर लाया हूँ, जिसमें हम मोडाल हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर करेंगे। कहाँ पर कौन सी मोडाल हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज़ करना है, कहाँ पर हमें मस्ट को यूज़ करना है, कहाँ पर हमें शुड यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर हमें कैन यूज़ करना है, कहाँ पर हमें मे यूज़ करना है। इन सारे फंडों के बारे में मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो लेक्चर के साथ और देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को, ताकि सारे डाउट जो है आपके वो क्लियर हो सकें और एग्ज़ाम में आप जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं उनमें कभी गलती ना करें। मोडाल हेल्पिंग वर्ब पर बहुत ही कम यूट्यूबर्स जो होंगे उन्होंने स्कूली लेवल पर मोडाल हेल्पिंग वर्ब को पढ़ाया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल स्पेशली NCERT इंग्लिश के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं क्लास 9 से 12 तक के इंग्लिश से रिलेटेड उन सारे टॉपिकों को पढ़ाऊंगा जो बहुत ही डाउटफुल होते हैं और बच्चे अक्सर इनमें गलतियां करके आते हैं। यहाँ पर हम उन सभी टॉपिकों को बड़ी ही आसान तरीक़ों के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सभी तक मेरे वीडियोस पहुंच सके और सभी का भला हो सके। तो शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो लेक्चर को। तो गाइस, मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो है इनका यूज़ हम क्यों करते हैं। जब हमारे पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़ आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड ये बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब थी, इसके बाद हमें ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब क्यों पढ़ना पड़ती है। तो ये सारी की सारी मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। फीलिंग्स का मतलब यानी अपने मन की जो बातें होती हैं उनको जब हम किसी और व्यक्ति के साथ में शेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें मोडाल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति को अपनी एबिलिटी बतानी हो, योग्यता बतानी हो, किसी को हमें किसी से हमें परमिशन लेना हो, किसी को हमें परमिशन देना हो, कोई संभावनाओं को व्यक्त करना हो, कोई एडवाइस हमें देना हो, ऐसे सारी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन मोडाल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। इनके बिना हम इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में ये सारी मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक आता है कैन और कुड का, यानी कहाँ पर हमें कैन यूज़ करना है, कहाँ पर हमें कुड यूज़ करना है। कैन और कुड को यूज़ करना काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता है, बेसिक नॉलेज उनको नहीं होता है, इसलिए इन छोटे छोटे टॉपिकों में भी वो बहुत सारी गलतियाँ करके आते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पर हमें कैन को यूज़ करना है और कहाँ पर हमें कुड को यूज़ करना है। यानी कैन का यूज़ जो है वो हमें प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज़ करना है, और कुड जो है उसको हमें पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उनके अंदर हमें कुड को यूज़ करना है। ये तो बेसिक बात हमें समझ में आ गई होगी कि कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होगा और कुड जो है वो पास्ट में। देन आगे बात करते हैं कि क्या क्या रूल जो होते हैं इनको हमें माइंड में रखना है कैन और कुड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहली बात कि जब हम पावर के बारे में बात करेंगे, शक्तियाँ जो ताकत जो होती है अपनी, उनके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। इन शक्तियों को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली बात कि जब हम बॉडी पावर के बारे में डिस्कस करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, जब हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को व्यक्त करेंगे किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। देन जब हम किसी सेंटेंस के अंदर माइंड पावर जो अपनी बुद्धि जो है, अपना दिमाग जो है, अपना जो नॉलेज है, इसको जब हम किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, कैन और कुड को यूज़ करना है। देन अगली बात आती है अपना टाइम पावर, कि जब हम किसी समय सीमा के अंदर कोई काम करने की योग्यता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए भी हमें क्या करना है, कैन और कुड को यूज़ करना है। और देन अपना मनी पावर, यानी पैसों के बल पर हम किसी काम को करने में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं, तो ऐसे सेंस के लिए भी हमें क्या करना है, कैन और कुड को यूज़ करना है। तो ये चारों बातें आपको याद रहेगी कि जब भी हम बॉडी पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, जब भी हम माइंड पावर के बारे में, टाइम पावर और मनी पावर के बारे में जब किसी सेंटेंस में डिस्कस करेंगे, बताएंगे, तो वहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। इसके बाद अपना सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है, वो होता है परमिशन को लेने और देने के लिए। अभी तक तुमने पढ़ा होगा कहीं पर कि जो परमिशन लेने और देने के लिए तो हम मे और माइट को ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैन और कुड को भी हम परमिशन लेने और देने दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि वो परमिशंस जितनी भी लेंगे और देंगे, अनुमति और आज्ञा जितनी लेंगे देंगे, वो अपनी इनफॉर्मल वे में होगी। अब ये इनफॉर्मल वे क्या होता है, 2 टाइप के लेटर आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे कि 2 टाइप के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर।
वहाँ पर आपने इनफॉर्मल लेटर के बारे में सुना होगा कि इनफॉर्मल लेटर जो है वो हम अपने सगे संबंधियों, अपने पर्सनल रिलेटिव जो होते हैं उनको, अपने साथियों को, या जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, जो हमारे हम उम्र होते हैं, उन लोगों को ये लेटर लिखते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर भी होता है कि ये परमिशन जो लेना और देना होता है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ में होता है जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, या जो हमारे हम उम्र होते हैं, उन लोगों के साथ में जब हम परमिशन को लेते और देते हैं तो ऐसे सेंस के लिए हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि परमिशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में होना चाहिए। देन एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि कभी कभी कैन और कुड दोनों को यूज़ करने के लिए वो एक साथ देता है परमिशन के सेंस में ही। तो वहाँ पर कैन और कुड में से किसको यूज़ करेंगे, हम कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ये जो है कैन, इससे ज़्यादा पोलाइट जो है वो कुड होता है, यानी पोलाइटनेस को कुड जो है ज़्यादा शो करता है, विनम्रता को ज़्यादा बताता है। ऐसे सेंस में हमें कुड को यूज़ करना है। किसी सेंटेंस में जब ज़्यादा विनम्रता के साथ में बात की जाएगी तो वहाँ पर हम कुड को यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप कैन को यूज़ करोगे तो भी उस सेंटेंस को कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर कुड यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि अपने डाउट जो है और भी कुछ हो तो वो सारा क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं उन सारे रूलों को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिख रखा है, माई ब्रदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर बात जो है वो पास्ट में की गई है, वॉज लगा रखा है। तो ये क्लियर है, बेसिक सी बात है कि वॉज लगा रखा है तो पास्ट में बात है। बात हो रही कि मेरे भैया जो है वो क्या है, बहुत ही शक्तिशाली थे। ही लिफ्ट यानी उठाना होता है। ही लिफ्ट 100 kg वेट, यानी वो क्या कर सकते हैं, 100 किलो का वेट जो है वो उठा सकते हैं। ये 100 किलो का वेट उठाना उनकी क्या है, शारीरिक क्षमता है। उनकी क्या है, शारीरिक क्षमता कि वो 100 किलो का वजन उठा सकते हैं। जब भी हम शारीरिक क्षमताओं को किसी सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। कैन कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट में, और कुड कहाँ यूज़ होता है, पास्ट में। यहाँ पर बात क्या है, वॉज लगा हुआ है तो पास्ट की, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें कुड को लगाना पड़ेगा। ऐसे और भी सेंटेंस है जिसमें शारीरिक क्षमताओं के बारे में जब बात की जाए तो वहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। जैसे मैं और सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तेज़ दौड़ना क्या है, मेरी शारीरिक क्षमता, तो यहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। और देखें तो अपना मैं तैर सकता हूँ, ये क्या है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, शारीरिक क्षमताओं के बारे में बताया कि मैं जो है तैर सकता हूँ, तैरने में मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ, ये मेरी शारीरिक क्षमता है। तो यहाँ पर भी हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। देन आगे देखते हैं, अपना अगला सेंटेंस लिखा है, ही सोल्व दिस प्रॉब्लम विद इन आवर, यानी वह जो है इस समस्या को 1 घंटे के अंदर सुलझा सकता है। कोई एक समस्या उसको सुलझा सकता है। तो पहली बात तो क्या है कि किसी समस्या को सुलझाने में हम क्या करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करते हैं, यानी माइंड पावर। यहाँ पर क्या है, अपना प्रॉब्लम को सोल्व करना एक माइंड पावर है। देन एक और बात इसने दे दी, विद इन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर, यानी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड के अंदर भी ये काम को कर रहा है। तो दोनों बातें यहाँ पर आ गई है, अपना माइंड पावर भी है और अपना टाइम पावर भी है। देन यहाँ पर हम कैन लगाएं या कुड लगाएं, यानी सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। यहाँ पर जो मेन एक्शन है सोल्व, इसको सिंपल फॉर्म में लिख रखा है, ईडी नहीं लगा रखा है, सिंपल फॉर्म में एक्शन अपना। तो ये क्या है, अपना प्रेजेंट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट के सेंटेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैन को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कैन यूज़ होगा। ऐसे और भी सेंटेंसेस, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ये अंग्रेजी बोलना क्या है, मेरी क्षमता है, और ये कौन सी क्षमता, अपनी माइंड पावर वाली क्षमता है कि मेरे अंग्रेजी बोलना, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, ये मेरा क्या है, माइंड पावर है। या और सेंटेंस देखें तो मैं 5 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, यानी 5 मिनट के अंदर जो है 2 किलोमीटर की दूरी जो मैं तय कर सकता हूँ, ये क्या है, मेरी क्षमता है। ये कौन सी क्षमता है, समय सीमा के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो ये अपना टाइम पावर वाली क्षमता है। तो ऐसे सेंस के लिए भी हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है आई यूज़ यूअर पेन, यानी यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यानी इसने क्या है, प्रश्न पूछा है कि मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ क्या। प्रश्न नहीं है, यहाँ पर क्या है, अनुमति है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर अनुमति ले रहा है। अब पेन की अनुमति हम किससे लेते हैं, अपना जो हम उम्र होता है या जिससे हमारे रिलेशन बेटर होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों से हम पेन को बोरो करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, हमने परमिशन ली है, और ये परमिशन ली है हमने इनफॉर्मल वे में, इसलिए यहाँ पर हमें कैन और कुड को यूज़ करना है। देन अगली बात की, यहाँ पर कैन लगाई है कुड, तो यहाँ पर मेन एक्शन जो है अपना यूज़ है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख रखा है इसने, यानी अपना प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें कैन को यूज़ करना पड़ेगा। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी तुम मुझे पानी का ग्लास दे सकते हो क्या। ऐसे सेंस में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी सेम फंडा के पीछे क्या है, परमिशन ली गई है, क्वेश्चन पूछ कर इसने क्या तुम मुझे
एक गिलास पानी दे सकते हो क्या, ऐसे सेंस में इसको लिखा है। अब यहाँ पर कैन लगाए कुड लगाए तो बेसिक सी बात है, एक सिंपल सा रूल अपना कि यहाँ पर एक्शन को हम देखेंगे अपना गिव है सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हम कैन लगा देंगे। लेकिन मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर बताई थी कि जब हम कैन और कुड को यूज़ करेंगे परमिशन के लिए, लेकिन अगर सेंटेंस ज़्यादा पोलाइट वाला होगा तो वहाँ पर हम कुड को यूज़ करेंगे, ये बेटर रहेगा। कैन को यूज़ करो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हम कुड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। यहाँ पूछा है कि तुम मुझे पानी का ग्लास दोगे क्या। ऐसे सेंस में किसी व्यक्ति से हमने क्या किया है, उसको पानी का ग्लास लाने के लिए एक रिक्वेस्ट करी है, हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आइए। इस सेंस में हमने यहाँ पर कुड को यूज़ किया है, पोलाइट रिक्वेस्ट थी। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को प्यास लगी तो उसने कहा होगा किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वहाँ पर उससे विनम्र निवेदन किया होगा कि भाई साहब आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आइए। तो आपको ये कैन और कुड समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कैन और कुड की सारी रामलीला जो आपको बता दी है, यानी हमें ध्यान क्या रखना है कि कैन और कुड इन दोनों का यूज़ हमें इन चारों बातों की जब बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ करना है बॉडी पावर, माइंड पावर, टाइम पावर और मनी पावर। देन हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये परमिशन कौन सी होनी चाहिए, अपनी इनफॉर्मल लहजे में होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम कैन और कुड जब परमिशन के लिए यूज़ करेंगे तो अगर सेंटेंस ज़्यादा पोलाइट होगा कैन की तुलना में, तो वहाँ पर हम कुड को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कैन को यूज़ करो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर कुड को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हम मे और माइट के बारे में पढ़ेंगे। मे और माइट इन दोनों का सेम फंडा है जैसे कैन और कुड का है अपना, कि मे जो है इसको हमें प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है और माइट को हमें पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करना है। देन आगे देखते हैं किन रूलों को हमें माइंड में रखना है इन कैन और कुड को यूज़ करते समय। तो सबसे पहला रूल बनता है अपना कि जब हम संभावनाओं के बारे में बात करेंगे, जब हम किसी सेंटेंस में संभावनाएं जो होती हैं किसी कार्य के घटित होने की, उसके लिए हमें मे और माइट को यूज़ करना है। देन अगला होता है अपना विशेष और प्रेयर्स जो होती हैं। ये विशेष और प्रेयर क्या है कि जब हम किसी की भले की कामनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं, या अपनी जो हार्दिक इच्छाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमें मे और माइट को यूज़ करना है। देन आता है अपना परमिशन का डंडा, यानी जो अभी हमने कैन और कुड में पढ़ा था, यहाँ पर भी वही वाला बात है कि परमिशन को हम लेते हुए देते हैं तो वहाँ पर हमें मे और माइट को यूज़ करना है। लेकिन वहाँ पर अपना इनफॉर्मल वे में था, यहाँ पर फॉर्मल वे में होगा, जो हमारे से रिस्पेक्टेड पर्सन है उनसे हम लेंगे, और ये जो परमिशन का आदान प्रदान जो है वो मोर पोलाइट वे में होगा कैन और कुड की तुलना में। यहाँ पर हमें ज़्यादा विनम्रता के साथ में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में फॉर्मल वे में है, यानी जो पर्सन है हमारे सामने वाला वो हमसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, उससे हम परमिशन को लेंगे और देंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हम मे और माइट को यूज़ करेंगे। देन सेंटेंसेस को देखते हैं जहाँ पर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वहाँ पर मैं इन रूलों को एक बार और अच्छे से समझा दूंगा आपको। पहला सेंटेंस लिखा है हमने, वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी लिव हम क्या हो सके, जी सकें। यहाँ पर हम खाते हैं और हमारे जीने की क्या है, संभावनाएं हैं, श्योरिटी नहीं है कि हम खाएंगे और जिएंगे ही सही, ऐसा नहीं है। हम खाएंगे और हो सकता है कि ना भी जिए, हमारी डेथ हो जाए, हम मर जाएं, ऐसे सेंस में यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, क्या है, संभावनाएं है, हमारे जीने की क्या है यहाँ पर संभावनाएं। और संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें मे और माइट को यूज़ करना होता है, अभी बताया था मैंने। अब यहाँ पर मे यूज़ करें या माइट, तो इसके लिए हमें टेंस को पहचानना पड़ेगा, कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा है। तो यहाँ पर जो अपनी मेन एक्शन है वो एट, ईट, एट, ईटन, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये अपना पास्ट में हमें माइट को यूज़ करना पड़ेगा। देन और सेंटेंसेस ऐसे जो संभावनाओं वाले होते हैं, तो सेकेंड सेंटेंस लिखा है मैंने, इट रेन टुडे, यानी आज जो है वो वर्षा जो है वो हो सकती है, आज जो बारिश वो हो सकती है, ऐसे सेंस में यहाँ पर लिखा है। तो बारिश होने की यहाँ पर भी संभावनाएं हैं, श्योरिटी नहीं है कि बारिश होगी ही। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अपना रेन जो है मेन एक्शन वर्ड है, और ये भी अपना सिंपल फॉर्म में, तो जब एक्शन सिंपल फॉर्म में तो वो प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पर हमें मे को यूज़ करना पड़ेगा। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, सी वर्कड हार्ड, उसने क्या किया, हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया, सो दैट ताकि, सो दैट यानी ताकि, सी पास, वो क्या हो सके, पास हो सके। उसने हार्ड वर्क किया, क्यों किया, क्योंकि वो पास हो सके। यहाँ पर संभावना है, उसने हार्ड वर्क किया है, इसके बाद भी वो अगर पास ना हो तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, पास होने की उसकी संभावना है, और इन संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें मे और माइट को यूज़ करना है। देन सेंटेंस का है वो पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, एक्शन को देखकर। यहाँ पर क्या है, एक्शन अपना वर्कड, सेकेंड फॉर्म में यानी पास्ट में अपना, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम माइट को यूज़ करेंगे। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस, यानी भगवान तुम्हें
खुशियों से नवाजे, ब्लेस करे, आशीर्वाद तुम्हें दे। तो यहाँ पर क्या करें, ये हमारी दिल की हार्दिक इच्छा है, हमारी मन की इच्छाएं हैं, ये हमारी कामना है कि तुम्हारा भला हो। और इन कामनाओं को, प्रेयर को व्यक्त करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, मे को यूज़ करना है। ऐसे और भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम मे को यूज़ करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी उम्र दे भगवान, ऐसे सेंस में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें हम विशेष और प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें मे और माइट को यूज़ करना है। देन अगला सेंटेंस, आई कम इन सर, यानी मैं जो है अंदर आ सकता हूँ क्या। यहाँ पर हमने क्या किया है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, परमिशन ली है। और ये परमिशन किससे ले रहे हैं, टीचर से ले रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, रिस्पेक्टेड है। इनसे हमें फॉर्मल लहजे में बात नहीं करनी, इनफॉर्मल लहजे में बात नहीं करनी होती है, फॉर्मल लहजे में बात करते हैं हम इनसे रिस्पेक्ट के साथ में। तो ऐसे सेंस के लिए हमें यहाँ पर परमिशन के लिए मे और माइट को यूज़ करना है। देन सेंटेंस अपना कम लिख रखा है, फर्स्ट फॉर्म एक्शन का, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मे को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मे और माइट भी आपको समझ में आ गया होगा कि मे का यूज़ और माइट का यूज़ जो है इनमें हमें सिर्फ 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो जब भी हम संभावनाओं के बारे में बात करेंगे, किसी भी काम के होने की संभावना होगी, ऐसे सेंस के लिए हमें मे और माइट को यूज़ करना है। देन जब हम विशेष और प्रेयर के बारे में बात करेंगे, किसी के मंगलमय काम होने की कामनाएं करते हैं या किसी के भले की कामना जब हम करते हैं, तो ऐसे सेंस के लिए भी हमें मे और माइट को यूज़ करना है। देन इंपॉर्टेंट चीज़, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए, आज्ञा और अनुमति के लिए। तो लेकिन किस सेंस में, जब वो हम मोर पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, जब हमसे रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ में जब हम परमिशनों का आदान प्रदान करेंगे, तो वहाँ पर मे और माइट को यूज़ करना है। और इम्पोर्टेंट क्या, कि मे जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है और माइट जो है वो पास्ट में यूज़ होता है। देन हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट और डाउटफुल टॉपिक मस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर बहुत सारे गलतियां करते हैं, बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्रिएट होते हैं कि कहाँ पर हम मस्ट लगाएं। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल रूल बताए हैं आपको, सिर्फ 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है और अपना मस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो कि लगभग अपने सेम होते हैं। तो इन दोनों में कहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं, मस्ट का यूज जो है जब हम आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे, किसी सेंटेंस के अंदर जब हम अपनी आवश्यकताओं को बताएंगे, ऐसे सेंस के लिए हमें मस्ट को यूज़ करना है, यानी नेसेसिटी के लिए। देन अपना होता है अनिवार्यता है, जब कोई काम करना हमारे लिए अनिवार्य है, उस काम को करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे सेंस के लिए, कंपल्सन्स के लिए हमें मस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। देन तीसरा पॉइंट अपने जो ऑब्लिगेशंस जो होते हैं, जो अपने कर्तव्य होते हैं, नैतिक कर्तव्य, मेन कर्तव्य जो होते हैं अपने, उन कर्तव्यों को जब हम व्यक्त करेंगे तो ऐसे सेंस के लिए भी हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट अपना कि जब हमें कोई काम करने की बाध्यता होती है, जो काम करना हमारे लिए बाध्य है, ऐसे सेंस के लिए भी हमें वहाँ पर मस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। यानी 4 बातें, आवश्यकता, अनिवार्यता, कर्तव्य और बाध्यताओं को व्यक्त जब भी हम किसी सेंटेंस में करेंगे तो वहाँ पर हम मस्ट को यूज़ करेंगे। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के ऊपर आएंगे। तो सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अपना ये मस्ट का फंडा क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस लिखा है हमने, वी मस्ट टेक कोरोना वैक्सीन, यानी कोरोना वैक्सीन जो है वो हमें लेना चाहिए। ये कोरोना वैक्सीन लेना क्या है, हमारी आवश्यकता है, अगर नहीं लेंगे तो हमें बीमारी होगी, यानी ये अपनी नेसेसिटी है। इसको शो करने के लिए यहाँ पर हमने मस्ट को यूज़ किया है। और भी ऐसे काम जो हमारी आवश्यकता है तो वहाँ पर हमें मस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट स्टडी, यानी हमें ज़रूर स्टडी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कोई काम करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हमें मस्ट को यूज़ करना है। देन अगला सेंटेंस लिखा है, वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने पेरेंट्स जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, एक कर्तव्य है। पेरेंट्स ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है तो हमें उनकी आज्ञाओं का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमारा क्या एक कर्तव्य है, यानी कर्तव्य का बोध यहाँ पर ये सेंटेंस हमें करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, मस्ट को यूज़ किया है। अगला सेंटेंस लिखा है, वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ रोड, यानी हमें रोड के रॉन्ग साइड पर मूव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अगर हम रॉन्ग साइड पे मूव करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जो हमारे लिए बुरा सिद्ध होगा। ऐसे सेंस के लिए यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है, तो रॉन्ग साइड पर जाना हमारे लिए क्या है, प्रोहिबिशंस है। प्रोहिबिशंस क्यों है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारे एक्सीडेंट होने की संभावना है। ये हमारे लिए बाध्यता है कि हमें रॉन्ग साइड पर मूव नहीं करना चाहिए। देन एक और बात, अगर हम रॉन्ग साइड पर मूव करेंगे तो यातायात पुलिस हमारा चालान भी काट सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से हमारे लिए बाध्यता है कि हमें रॉन्ग साइड पर मूव नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने मस्ट को यूज़ किया है।
क्योंकि प्रोहिबिशंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बाध्यताओं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट डू यूअर ड्यूटी, यानी तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी करना चाहिए। ये क्या है, अपना ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन यानी कि अपना कर्तव्य। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो काम है, जो हमारा प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड जो हमारा काम है उसको हमें करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। मेरा काम है पढ़ाने का, तो मुझे पढ़ाना चाहिए। ये मेरी क्या है, ड्यूटी है। पढ़ाना मेरी क्या है, ड्यूटी है। तो ऐसे सेंस के लिए यहाँ पर हमने मस्ट को यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाना कर्तव्य है और मुझे पढ़ाना चाहिए। इस सेंस में यहाँ पर हमने मस्ट को यूज़ किया है। देन लास्ट सेंटेंस, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम्हें स्मोकिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। ये क्या है, कंपल्सन है, अनिवार्यता है। अगर तुम स्मोकिंग करते रहोगे तो तुम्हारी सेहत बिगड़ेगी और तुम्हें कैंसर हो सकता है। ऐसे सेंस में इसको हमने यूज़ किया है। तो ये हमारे लिए एक अनिवार्य बात है कि हमें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। और साथ ही साथ स्मोकिंग करना एक बैड हैबिट है, हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सेंस के लिए यहाँ पर हमने मस्ट को यूज़ किया है कि हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए अनिवार्यता है। और भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें अनिवार्यता जो है वो हमें बताना हो, तो वहाँ पर हमें मस्ट को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, अंग्रेजी में बोलना भी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं मस्ट को यूज़ कर सकता हूँ, यानी आई मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। ऐसे सेंस के लिए सभी के लिए हमें मस्ट को यूज़ करना है। तो ये वाला फंडा भी आपको समझ में आ गया होगा कि मस्ट का यूज़ जो है वो हमें 4 बातों को जब भी किसी सेंटेंस में बताना हो तो वहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे। पहली बात नेसेसिटी, यानी आवश्यकता। किसी भी सेंटेंस में हम किसी काम को करना हमारे लिए आवश्यक होता है, तो ऐसे सेंस के लिए हमें मस्ट को यूज़ करना है। देन जब हम कंपल्शंस के बारे में बात करेंगे, जो अनिवार्यताएं होती हैं उनके बारे में जब हम भी डिस्कस करेंगे सेंटेंस में, तो वहाँ पर भी हमें मस्ट को यूज़ करना है। देन जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ जो होती हैं, यानी जो अपना प्रोफेशन से रिलेटेड जो काम करना है उसको हम यहाँ पर कर्तव्य बोल रहे हैं। तो ऐसे सेंस के लिए हमें भी वहाँ पर हमें मस्ट को यूज़ करना है। और देन लास्ट अपना प्रोहिबिशंस जो भी हैं, बाध्यताएं जो भी हैं, उन सभी को जब हम सेंटेंस में शो करेंगे तो वहाँ पर भी हमें मस्ट को यूज़ करना है। देन आगे देखते हैं कि कहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को यूज़ करें। तो सबसे पहली बात तो ये हैज़ टू और हैव टू, ये दोनों के दोनों वर्ड जो है वो हमें प्रेजेंट में यूज़ करना है। देन अपना हैड टू जो है इसको हमें पास्ट में यूज़ करना है। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हैज़ टू, हैव टू जो है वो प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं और ये जो हैड टू है इसको हमें पास्ट में यूज़ करना है। इसके बाद हम देखते हैं इसके रूल। तो ये जो है हैज़ टू, हैव टू और तीनों की तीनों ये जो है हमें बाध्यताओं को बताने के लिए और जो अपनी आवश्यकताओं है उनको बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मस्ट और हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में बस इतना सा डिफरेंस है कि मस्ट जो है वो इंटरनल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है और हैज़ टू, हैव टू जो है वो एक्सटर्नल भावनाएं जो होती है, एक्सटर्नल बाध्यताएं और आवश्यकता जो होती हैं उनको जब भी हमें सेंटेंस में शो करना हो तो वहाँ पर हमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू को यूज़ करना है। एक्सटर्नल यानी किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर थोपी गई चीज़ें, उनको जब भी हम सेंटेंस में व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर हमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को यूज़ करना है। और ये जो मस्ट वाला फंडा है ये हमारा आंतरिक होता है। हम अपने आप को मानते हैं इस बात को कि ये काम हमें करना चाहिए, जैसे हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम पास हो सके, ये अपने आप ने समझा है। तो ऐसे सेंस के लिए हमें मस्ट को यूज़ किया है। इन दोनों में भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि मस्ट जो है वो इंटरनल और जो हैज़ टू, हैव टू जो है वो एक्सटर्नल बाध्यताओं, आवश्यकताओं के बारे में जब डिस्कस करता है तो वहाँ पर हमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू को यूज़ करना है। देन सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है इसने, व्हेन आई वॉज सिक, जब मैं बीमार था। तब की बात कर रहे हैं, पास्ट की, वॉज लगा रखा है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने लिखा है इसके बाद, आई हैड टू टेक, मुझे लेने पड़ते थी, दीज पिल्स, यानी ये गोलियाँ, ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार। जब मैं बीमार था तब मुझे ये गोलियाँ दिन में 2 बार लेना पड़ती थी। पर्सन खुद जो है उसकी इच्छा नहीं है गोलियाँ लेने की, लेकिन डॉक्टर ने एडवाइस दे रखी है, उसको गोलियाँ दे रखी लेने के लिए, तो उसको लेनी ही पड़ेगी। यानी क्या, एक्सटर्नल बाध्यता है यहाँ पर। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, यू हैव टू कम स्कूल ऑन टाइम, यानी तुम्हें जो है स्कूल वो क्या है, टाइम पर आना पड़ेगा। ऐसे सेंस के लिए यहाँ पर सेंटेंस को हमने लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, जो है किसी स्टूडेंट को फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें टाइम पर स्कूल आना है, यानी टीचर की द्वारा स्टूडेंट को बाध्यता बताई गई है कि तुम्हें समय पर स्कूल आना है, ये तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे सेंस में इस सेंटेंस को लिखा है। तो यहाँ पर हैव टू को यूज़ किया है। हैव टू को यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट या पास्ट का वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक्शन जो है कम, सिंपल फॉर्म लिख रखा है, यानी अपना प्रेजेंट का सेंटेंस है। देन
यहाँ पर हैव क्यों यूज़ किया, हैज़ भी तो यूज़ कर सकते थे। तो अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है टेंस कैटेगरी के अंदर, जब हम हैज़ और हैव को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो हैज़ हैव को यूज़ करने के फंडे होते हैं यहाँ पर भी सेम ही होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें हैज़ को यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ में हमें हैव को यूज़ करना है। देन ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बाध्यताओं के बारे में बात की गई थी। देन लास्ट सेंटेंस अपना, ही हैज़ टू वेट अ लॉन्ग फॉर बस, यानी उसको बस के लिए जो है लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। इस सेंस में यहाँ पर इस सेंटेंस को लिखा गया, यानी बस के कारण वो वेट कर रहा है, उसकी खुद की इच्छा नहीं है वेट करने की, लेकिन एक्सटर्नल बाध्यता यहाँ पर बस नहीं आना, इसके लिए उसको वेट करना पड़ रहा है। जब एक्सटर्नल बाध्यताओं के बारे में बात करेंगे तो हैज़ टू हैव टू को यूज़ करेंगे। देन अपना यहाँ पर हैज़ टू क्यों यूज़ किया, सबसे पहली बात तो प्रेजेंट या पास्ट, यहाँ देखते हैं अपना वेट सिंपल फॉर्म, यानी सिंपल फॉर्म में सेंटेंस है अपना, प्रेजेंट का सेंटेंस है, और सब्जेक्ट है क्या अपना, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ यूज़ किया है, और प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस था इसलिए यहाँ पर इसने हैज़ को यूज़ किया है। यहाँ पर वेट से हमने समझा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि हैज़ टू हैव टू के साथ में हमें एक्शन का, जब हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में इनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हैज़ टू हैव टू के साथ में हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करें, क्योंकि ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी है जिसके अंदर हम हैज़ टू हैव टू और हैड टू को पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ टू हैव टू का यूज़ जो है वो हमें एक्सटर्नल बाध्यताओं के लिए करना है। जब एक्सटर्नल बाध्यताओं के बारे में बात करेंगे और जब हम एक्सटर्नल आवश्यकताओं जो है उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो ऐसे सेंस के लिए हमें वहाँ पर हैज़ टू हैव टू को यूज़ करना है। देन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसमें हम शूड और ऑट टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि शूड का यूज़ कहाँ करना है हमें। तो शूड का यूज़ जो है वो हमें एडवाइस जो है, सलाह जो है उसको देने और लेने के लिए, एडवाइस को जब हम किसी सेंटेंस में बताएंगे तो वहाँ पर हमें शूड को यूज़ करना है। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ड्यूटीज़ जो है अपने कर्तव्य जो है उनको शो करने के लिए भी हमें शूड को यूज़ करना है। ड्यूटीज़ में अपने जो मेन ड्यूटीज़ जो होते हैं, अपने जो काम होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम शूड को यूज़ करेंगे। देन अपना ought to, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ought to का यूज़ जब हम मोरल ड्यूटीज़ जो होती है, ये यहाँ पर ओनली ड्यूटीज़ जो हैं अपने कार्य जो हैं उनको शो करने के लिए, और यहाँ पर जो है वो अपना मोरल ड्यूटी जो है, नैतिक कर्तव्य जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति जो अपने कर्तव्य बनते हैं उनको शो करने के लिए यहाँ पर हमें ought to को यूज़ करना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो अपनी सोशल बाइंडिंग जो होती हैं, सामाजिक बंधन जो होते हैं उनको भी व्यक्त करने के लिए हमें ought to को ही यूज़ करना है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि सलाह को लेंगे देंगे तो वहाँ पर हमें शुड को यूज़ करना है, या फिर जब हम कर्तव्य के बारे में कोई बात करेंगे तो वहाँ पर हमें शुड को यूज़ करना है। देन ought to कहाँ पर यूज़ करेंगे, कि जब हम नैतिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर जब हम सामाजिक बंधन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ought to को यूज़ करना है। देखते कुछ सेंटेंसेस ताकि अपना क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पर मैंने, यू शुड लर्न इंग्लिश, यानी तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। ये किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा है कि तुम्हें इंग्लिश जो है वो सीखना चाहिए। ये क्या एक एडवाइस है, एडवाइस के सेंस में यहाँ पर हमने शुड को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस, आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड गो नाउ, हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, अब जाना चाहिए। ऐसे सेंस में यहाँ पर लिखा है, जब दो व्यक्ति बात कर रहे थे, काफ़ी लंबा समय उनको हो गया डिस्कस करते करते, तो उन दोनों में से किसी एक ने कहा होगा कि यार हमें टाइम काफ़ी हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्या है, उसकी एडवाइस है। यहाँ पर भी एडवाइस थी इसलिए हमने शुड को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, यू शुड ट्रीट द पेशेंट वेल, यानी तुम्हें पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से उनका उपचार करना चाहिए। ये क्या है, किसी व्यक्ति की जो ड्यूटी है वो है। तो यहाँ पर हमने किसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ बनती है, जो वर्क करने का कर्तव्य जो बनता है, उसको हमने बताया है कि पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने शुड यूज़ किया है। तो ये अपना शुड का फंडा जो क्लियर हो गया होगा कि पहले सेंटेंस में अपना क्या था, एडवाइस थी। देन सेकंड सेंटेंस में भी क्या था, अपना एडवाइस के लिए इसको यूज़ किया गया था। और थर्ड सेंटेंस क्या अपना ड्यूटी के सेंस में यहाँ पर यूज़ किया है कि तुम्हें पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। देन अपना देखते हैं ought to का यूज़, कहाँ पर हमें ought to को यूज़ करना है और कैसे इनको समझेंगे हम। तो पहला सेंटेंस लिखा है, द गवर्नमेंट ought to work for poor, यानी शासन जो है, सरकार जो है, उसको गरीबों के लिए काम करना चाहिए। इस सेंस में इस सेंटेंस को हमने लिखा है। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है, इसके लिए हमें यहाँ पर ought to को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस देखते हैं,
वी ought टू सर्व अवर कंट्रीज, यानी हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है, अपना देश के प्रति समर्पित कर्तव्य अपना, यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ought to को यूज़ करना है। ये एक अपना नैतिक कर्तव्य हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, इस सेंस में सेंटेंस को लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ought to को यूज़ करना है। देन लास्ट सेंटेंस, यू ought टू सर्व यूअर पेरेंट्स, यानी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये क्या है, एक सोशल बाइंडिंग भी है और एक अपना नैतिक कर्तव्य भी है कि हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। ऐसे सेंस में यहाँ पर हमने ought to को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों सेंटेंसेस पे देखा कि कैसे हम, जब कोई नैतिक कर्तव्य होता है, गवर्नमेंट का गरीबों की सेवा करना नैतिक कर्तव्य था, तो उसके लिए हमने ought to को यूज़ किया था। देन अपना राष्ट्र के प्रति जो समर्पित कर्तव्य होते हैं उनके लिए भी हमने ought to को यूज़ किया है, और जो अपने सोशल बाइंडिंग जो होती है या नैतिक कर्तव्य जो होते हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर ought to को यूज़ किया था। अब यहाँ पर अपने माइंड में थोड़े से क्वेश्चन उठते हैं कि सर अभी आपने मस्ट में भी ऑब्लिगेशन यानी जो अपने कर्तव्य होते हैं उनके लिए आपने मस्ट को यूज़ करवा दिया था, यहाँ पर भी आप ought to में भी और शुड में भी ड्यूटीज़ जो है कर्तव्य वही वाला वर्ड, और मोरल ड्यूटी यहाँ पर भी कर्तव्य उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर आप शुड और ought to को लगवा रहे थे। हम कैसे समझेंगे कहाँ पर शुड लगाए, कहाँ पर ought to लगाए, कहाँ पर मस्ट लगाए। तो गाइस इसके लिए सिंपल सा फंडा है, कोई भी पेपर सेट करेगा तो इन तीनों वर्डों को एक साथ कभी भी वो एक ही सेंटेंस में नहीं पूछेगा या तो मस्ट पूछेगा, या फिर पूछेगा तो शुड पूछेगा, या फिर पूछेगा तो ought to पूछेगा। यानी हमें सेपरेटली तीनों सेंटेंस अलग अलग समझने, और जैसा सेंटेंस आए उसके अकॉर्डिंग हमें उसको फिल करना है। कभी भी हमें सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर मस्ट, शुड और ought to को फिल करने के लिए वो नहीं देगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं समझा रहा हूँ इन रूलों को हमें माइंड में बिठाए रखना है और सेंटेंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जितना भी हम उसका हिंदी सेंस कर सकते हैं उतना हिंदी ट्रांसलेट करके उस सेंटेंस के अंदर हमें इनको यूज़ करना है। जो भी ग्रामर मैंने लगभग करवाई है उन सभी के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना भी हम उसका हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसको चेंज करने के बाद हिंदी में जब हम चेंज कर लेंगे तभी हम आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर इस वर्डों को हमें यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें चिंता नहीं करनी है, रिलैक्स माइंड के साथ में हमें इन सेंटेंसेस को सोल्व करना है। आसानी से सेंटेंस सोल्व हो जाएंगे, बस रूल हमारे माइंड में रहने चाहिए। और स्पेशल दूसरी बात ये कि हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रामर हमारे माइंड में बैठेगी और उतने ज़्यादा नंबर हमारे ग्रामर में अचीव हो सकेंगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए इंस्टाग्राम पेज बना रखा है ईजी टू लर्न का, स्पेशली वहाँ पर मैं डेली इन ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड क्विज़ सेंटेंसेस जो है वो मैं डालता रहता हूँ, और उनके आंसर को भी मैं वहाँ पर रीज़न सहित बताता हूँ कि यहाँ पर क्यों हमें इस आंसर को लिखना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी उस पेज पर जाके मेरे उस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि अपने ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सके और यहाँ पर भी पूछ सके, सारे क्लियर हो जाए। देन आगे देखते हैं हम नेक्स्ट अपना और लास्ट टॉपिक अपना वुड। वुड का यूज़ हमें कैसे करना है। तो वुड के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉमन रूल्स जो हैं वो बाकी अदर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूल से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर दो बातों को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें वुड को यूज़ करना है, और जब हम पास्ट टेंस के अंदर कभी भी फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हमें वुड को यूज़ करना है। अब ये क्या है कि जब हम पास्ट टेंस में भूतकाल के बारे में बात करेंगे और भूतकाल के अंदर जो अपनी रूटीन थी, जो अपनी हैबिट थी, उसको जब हम किसी सेंटेंस में बताएंगे तो वहाँ पर हमें वुड को यूज़ करना है। देन पास्ट टेंस में फ्यूचर के बारे में कैसे, यानी जब हम भूतकाल के अंदर अपनी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि ऐसा में उस पास्ट समय के अंदर हम सोच रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, तो ऐसे सेंस के लिए हमें यहाँ पर वुड को यूज़ करना है। सेंटेंस के द्वारा हम और आगे समझेंगे कि कैसे इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, इफ़ यदि आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता। पास्ट की बात कर रहे हैं कि यदि मैं राजा होता, ऐसे सेंस में यहाँ पर लिखा है आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपनी रानी बना लेता। तो यहाँ पर हम क्या है कि भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं और भूत के अंदर हम अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता, ऐसे सेंस में। तो यहाँ पर हमने वुड को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, यंग था, जब युवा था, उस समय की बात है। आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी मैं जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता, ऐसे सेंस में यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग वॉक पर जाना उनकी हैबिट है। ये जो पर्सन है आई, इसकी क्या है, हैबिट है कि मैं जब यंग था, युवा था, तब मेरी हैबिट क्या थी, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता था। तो पर जाना, इसके लिए हमने
वुड को यूज़ किया है क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। व्हेन आई वॉज यंग, पास्ट की बात है, और पास्ट के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पास्ट के अंदर अपनी रूटीन जो है, हैबिट जो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वुड को यूज़ किया है। ये हमें समझना पड़ेगा, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी हम इनको फिल कर पाएंगे। देन अगला सेंटेंस अपना, गांधी जी वुड स्पिन, स्पिन यानी चरखा जो है उसको काटना होता है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, यानी गांधी जी जो है वो हर सुबह क्या करते थे, चरखा काटते थे। यानी बात कब की कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ये गांधी जी की क्या थी, रूटीन थी, उनकी हैबिट थी कि वो हर सुबह जो है चरखा चलाते थे। तो यहाँ पर हमने पास्ट के बारे में बात करी है और यहाँ पर वुड यूज़ किया है। ये वुड जो है वो अपना विल जो होता है ना, टेंस कैटेगरी के अंदर हम फ्यूचर में विल पढ़ते हैं, उसी का यह पास्ट फॉर्म है। विल को ही हम वुड बोलते हैं पास्ट में। तो ये समझ में थोड़ा और अच्छे से आ गया होगा आपको कि जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें विल की जगह किसको यूज़ करना पड़ेगा, वुड को यूज़ करना पड़ेगा। देन लास्ट सेंटेंस, आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, पास्ट की बात है, आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, शी वुड नॉट एग्री टू दैट प्रपोजल, कि वह इस प्रपोजल से, दैट प्रपोजल यानी इस प्रपोजल से एग्री नहीं होगी। ऐसे सेंस में यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर भी हमने पास्ट की बात करी है और बात करी है कि वह इस प्रपोजल से एग्री नहीं होगी फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर भी हमने वुड को यूज़ किया है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपका कि कहाँ पर हमें वुड को यूज़ करना है। तो वुड को यूज़ करने के लिए हमें देखना है कि पास्ट हैबिट को बताने के लिए, जो अपनी रूटीन होती है उनको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन अपना पास्ट टेंस के अंदर हम फ्यूचर के बारे में जब भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें वुड को यूज़ करना है। तो लगभग यहाँ पर अपने सारे इंपॉर्टेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हमने पढ़ लिया है। सारे जो इंपॉर्टेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, जो एनसीईआरटी इंग्लिश के अंदर पूछे जा सकते हैं, ऐसे सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपकी कोई क्यूरीज होती है, कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मैं उस डाउट को सेपरेट वीडियो के द्वारा उसको क्लियर कर पाऊँ। इजी टू लर्न का मेन मकसद ये है कि बच्चों तक एजुकेशन जो है सिंपली वे में आसानी के साथ में पहुंच सके, वो भी निःशुल्क। इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। यहाँ पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड सारे टॉपिकों को कवर करने वाला हूँ। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी तक अपने टॉपिक जो है पहुँच पाए, ये एजुकेशन जो है वो पहुँच पाए और सभी का भला हो सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिकों को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।